चलो सुनो बच्चों, आपको कल मैंने वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन दिया था, उसको अपन लोगों ने पूरी कॉस्ट शीट बना ली थी, उसको सॉल्व करना था किससे, वर्किंग कैपिटल निकालनी थी, मतलब सॉल्व क्या करना था, तो वर्किंग कैपिटल से दोनों तरीके से निकाली, सेलिंग से भी और कैश कॉस्ट से भी। कैश कॉस्ट में आप लोगों ने देखा होगा बस एक फर्क आया होगा, मेरी बात सुनो, रॉ मटेरियल में तो वही चलेगा, WIP में वही चलेगा, फिनिश गुड के अंदर अगर कैश कॉस्ट से चला होगा तो डेप नहीं लिया होगा, क्योंकि कल वो 10 रुपए का डेप्रिसिएशन भी था, तो वो कॉस्ट शीट में तो आ रहा था डेप्रिसिएशन, लेकिन जब अपन कैश कॉस्ट से चलेंगे तो डेप नहीं लेंगे, और नॉर्मल चलेंगे तो उससे इसने डेप लिया होगा। एक जब अपन डेटर से चलेंगे, डेटर निकालेंगे, तो डेटर सिंपल सेलिंग प्राइस पे लिए होंगे, लेकिन कैश कॉस्ट से चला होगा तो इसके अंदर से प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे ना लेकर इसको टोटल कॉस्ट पे लिया होगा, तो टोटल कॉस्ट पे लेने के लिए इसमें भी क्या हटाया होगा, एक तो डेप हटाया होगा, और जो सेलिंग और एडमिन के, सेलिंग के एडमिन के तो ऊपर ही आ गए थे, सेलिंग के खर्चे जो इधर नहीं थे फिनिश गुड में, वो इधर ऐड हुए होंगे सेलिंग के खर्चे। तो हमने क्या करा होगा, इधर जो कॉस्ट निकाली होगी डेप हटाने के बाद, वो की वही कॉस्ट इधर ली होगी, और उस कॉस्ट के अंदर सेलिंग वाले खर्चे बस अलग से ऐड किए होंगे, ये सब कुछ चला होगा। क्लियर है ये? अब इसमें एक डाउट है, क्या डाउट है बेटा, कि अपन लोग जो परचेज लेते हैं क्रेडिटर में, ठीक है, क्रेडिटर में क्या लेते हैं, परचेज, ये परचेज लेते हैं अपन, इसकी एक गुत्थी तुम समझ लेना, क्योंकि 5-6 क्वेश्चन अपन कंटिन्यू कर चुके हैं, तो कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, तो एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं मैं, सारे क्वेश्चन में तुम वो चीज फॉलो करना और तुम्हारा वो बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। जब भी तुम परचेज लो तो ये क्या करता है, कल इसने जब मटेरियल कंज्यूम लिया, ठीक है, मटेरियल कंज्यूम लिया, तो इसमें इसने क्या करा, क्लोजिंग स्टॉक ऐड किया, सो दैट ये क्या ले सके, परचेज ले सके, क्योंकि क्रेडिटर हमेशा किस पे होते हैं, क्रेडिटर हमेशा किस पे होते हैं, परचेज पे। प्लीज 2 मिनट सुनते जाना। तो जो भी मटेरियल कंज्यूम मेरा कॉस्ट शीट से आया, मटेरियल कंज्यूम आया, उसमें हमने क्या करा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्या रॉ मटेरियल का, क्योंकि क्रेडिटर किसके होते हैं, रॉ मटेरियल के होते हैं, फिनिश गुड के नहीं होते, क्रेडिटर किसके होते हैं, रॉ मटेरियल। तो जो भी रॉ मटेरियल हमने कंज्यूम किया एज पर कॉस्ट शीट, उसमें हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी ऐड किया, तो जाके हमारे पास क्या आई, परचेज, फिर हमने किया इनटू मंथ अपॉन 12, तो हमारा क्रेडिटर निकल गया। क्या करा हमने, मंथ अपॉन 12, तो क्या निकल गया, क्रेडिटर। बराबर सुनते जाना। ये एक चीज, इससे पहले जब हम क्वेश्चन कर रहे थे तो हमारे पास मान लो यूनिट्स होती थी, ये यूनिट्स है, ठीक है, 6000 यूनिट थी, मटेरियल 20 रुपए का था, तो हम सीधे इंटू 20 कर लेते थे, 6000 इंटू 20 और इंटू वही मंथ अपॉन 12। तो जब हम ये करते थे तो इसमें भी हमारे पास स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होता था, लेकिन हम वो रॉ मटेरियल इसमें ऐड नहीं करते थे, ये मानकर कि ये जो यूनिट है ये ऑलरेडी परचेज वाली ही यूनिट है, ठीक है, जो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास बच गया है वो इसी यूनिट में से बचा होगा, अलग से नहीं बचा है, ठीक है। ऐसा क्यों, अभी मैं तुम्हें बोल रहा हूं यूनिट प्रोड्यूस 5000, 6000, 10000, तो उसमें हम ऐसे करेंगे, कल भी मैंने यूनिट प्रोड्यूस ही ली थी 6000, लेकिन वो यूनिट मटेरियल कंज्यूम की जो आएगी उसमें क्लोजिंग स्टॉक ऐड करेगा ये रॉ मटेरियल का, ठीक है। और उससे पहले जो क्वेश्चन किया उसमें क्लोजिंग स्टॉक एक दो यहाँ पे इसने ऐड नहीं किया, इसने जो यूनिट दे रखी थी उसको 20 से मल्टीप्लाई किया और मंथ अपॉन 12 करके इसने क्रेडिटर निकाल लिया। तो इसका एक रूल बता रहा हूं मैं तुम लोगों को, क्या रूल चलेगा, और वो शायद ही हर क्वेश्चन में फॉलो करेगा। हाँ, जो मटेरियल कंज्यूम्ड होता है वो ऑलरेडी मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस वो करके आता है, तो अब वापस से ऐड नहीं होता, क्या जो मटेरियल कंज्यूम्ड होता है वो ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग होता है, नहीं होता ना। अब मैं यही तो रूल बता रहा हूँ, सुनो तो सही, पहले मेरी बात तो सुन लो, यही तो सवाल इसने भी पूछा है, ये पूरा उसी पे से सवाल पे से ही बता रहा हूँ। जब भी बिजनेस नया स्टार्ट होगा, ये ऊपर लिख देगा कि नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो उसमें ओपनिंग स्टॉक 0 होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक ऐड करेगा, ओपनिंग स्टॉक लेस करेगा, लेकिन ओपनिंग स्टॉक 0 है तो उसका इफेक्ट नहीं आएगा। जब भी बिजनेस नया नहीं होगा, पहले से चल रहा होगा, पहले से चल रहा होगा, तो ये क्या मान के चलेगा कि जितना क्लोजिंग है उतना ओपनिंग भी होगा, क्योंकि हर बार हम लोग ये मेंटेन कर रहे हैं ना, 1 महीने का स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं, तो 1 महीने का क्लोजिंग में मेंटेन कर रहे हैं, तो पिछले साल भी तो 1 महीने का क्लोजिंग में मेंटेन किया होगा, तो जो पिछले साल मेंटेन किया होगा वो इस साल ओपनिंग बनेगा, तो जितना क्लोजिंग में ऐड होगा उतना ही ओपनिंग में लेस भी हो जाएगा, तो ये सीधे जितनी यूनिट है उतनी की उतनी ले लेगा,
कौन से वाले बिजनेस में? एग्जिस्टिंग बिजनेस में। और जब भी न्यू बिजनेस होगा तो ये क्लोजिंग स्टॉक ऐड करेगा। ये चीज़ ये हमेशा फॉलो करेगा और यही तुम लोग भी रूल बना के चलोगे। एक बार फिर सुन लेना, जब भी हमारा नया बिजनेस होगा तो ओपनिंग स्टॉक होगा नहीं। तो अब जितनी भी मटेरियल मैंने 6000 5000 यूनिट का मटेरियल मैंने यूज़ किया वो मेरा ओवरऑल मटेरियल आ गया। लेकिन अब जो 100 यूनिट 200 यूनिट 500 यूनिट का मटेरियल मेरे पास बच गया क्लोजिंग में, जो मैंने निकाला वर्किंग कैपिटल निकालते वक्त, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। तो वो भी तो मैंने परचेज किया होगा और ये जो कंज्यूम हुआ है ये भी परचेज हुआ होगा। तो ये प्लस वो दोनों ऐड होकर हमारा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आएगा। क्या आएगा? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो मैं परचेज ऑफ रॉ मटेरियल वाला सीधा सीधा ले लूंगा, ठीक है। ऐड भी करूंगा, लेस भी करूंगा, ऐड क्लोजिंग लेस ओपनिंग। लेकिन अगर मेरा नया बिजनेस होगा तो ओपनिंग होता ही नहीं है, तो ये सिर्फ क्लोजिंग ऐड करता है, ओपनिंग लेस नहीं करता। अब अगर मेरा एग्जिस्टिंग बिजनेस होगा तो मेरा क्लोजिंग ऐड भी होगा, ओपनिंग लेस भी होगा। लेकिन एग्जिस्टिंग बिजनेस में हम ये अजम्पशन ले सकते हैं कि अगर हम 1 महीने का स्टॉक हमेशा रखते हैं तो वो मैंने आज से थोड़ी शुरू किया होगा, हर साल रखता होगा मैं। तो पिछले साल भी मैंने 1 महीने का स्टॉक रखा होगा तो वो क्लोजिंग इस साल ओपनिंग बन जाएगा। इस साल भी मैंने 1 महीने का रखा होगा तो वो क्लोजिंग ओपनिंग बन जाएगा। तो क्लोजिंग और ओपनिंग ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे, तो इसलिए वो क्लोजिंग ऐड और ओपनिंग लेस होकर ओवरऑल वही यूनिट आ जाएगी जो आएगी। तो इसलिए हमेशा ये रूल फॉलो करेगा। ये आप लोगों को भी ये रूल फॉलो करना है, समझ गए बराबर, ठीक है। अब इसमें बहुत ज़्यादा डीप मत जाना क्योंकि हमें आंसर सॉल्व भी करना है, नंबर भी लाने हैं। तो एक रूल ये मैंने देखा है कि ये इस तरीके से चल रहा है, तो आप लोगों को इस तरीके से चलना है, ठीक है। एक बात और सुन लो इसमें, अगर मैं आप लोगों को ये बोलूँ कि मेरा ओवरऑल अगले साल का बजटेड आउटपुट 1 लाख यूनिट का है, तो मैं तुम्हें बता ही रहा हूं कि मैं 1 लाख यूनिट बनाऊंगा, 1 लाख यूनिट ही परचेस करूंगा। तो अब अगर क्लोजिंग में बच जाती है 2000 4000 5000 तो उस 1 लाख में होगी। मैं बजटेड बोल रहा हूं तुम लोगों को पूरी, तो मैं परचेज लेते वक्त सीधे 1 लाख यूनिट ले लूंगा, 20 से मल्टीप्लाई करूंगा और क्रेडिटर कैलकुलेट कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें भी ना क्लोजिंग ऐड होंगे ना ओपनिंग, उसमें भी फिर वही वाला रूल लगेगा कि भाई ये मान लो कि क्लोजिंग में जितना बचा है ओपनिंग में भी उतना ही बचा होगा, तो क्लोजिंग ऐड होगा और ओपनिंग लेस होगा। मोरल ऑफ द स्टोरी, जब भी नया बिजनेस होगा तो क्लोजिंग स्टॉक ऐड होगा, ओपनिंग लेस नहीं होगा क्योंकि ओपनिंग है ही नहीं। लेकिन जब भी एग्जिस्टिंग बिजनेस होगा तो आप ये मान सकते हो कि क्लोजिंग और ओपनिंग बराबर है, तो क्लोजिंग ऐड भी हो रहा है, ओपनिंग लेस भी हो रहा है, बट इफेक्ट कुछ भी नहीं आ रहा है। तो जितनी मटेरियल की यूनिट है उतनी की उतनी ले लो क्रेडिटर निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? क्रेडिटर निकालने के लिए, ठीक है। और कोई डाउट था इसमें? WIP में कहाँ बोला मैंने? मटेरियल का बोला मैंने, हाँ। उसमें स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेते हो ना, तो वही क्लोजिंग स्टॉक ले लो आप। किसमें? क्रेडिटर निकालने में ना। क्रेडिटर निकालने में WIP के मटेरियल नहीं लिए मैंने, जो रॉ मटेरियल। कहाँ लिया बेटा? क्रेडिटर निकालने के लिए रॉ मटेरियल का मटेरियल कंज्यूम लिया है। क्वेश्चन निकालो, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 5 निकालो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 5 में वर्किंग नोट नंबर 1 निकालो। और अब वर्किंग नोट नंबर 1 में ईयर 1 में देखो मटेरियल कंज्यूम कितना है? 2,40,000। इसमें ऐड हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। ये क्लोजिंग स्टॉक किसका है? रॉ मटेरियल का है। आओ पीछे, तुम लोगों ने जो रॉ मटेरियल का स्टॉक निकाला है 45,000, ये वो है, WIP का थोड़ी ना है, ठीक है। ये तुम लोगों ने टर्न करो पीछे, उसमें देखो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 45,000 होगा आंसर में। ये वही 45,000 है जो क्रेडिटर की कैलकुलेशन में लिए गए हैं। तो WIP का कहाँ है ये? पागल वागल पे तो अभी इसने बोला ना WIP। हाँ तो बाद में ही पूछना भाई, ये बहुत बड़ी बन जाती है। आगे बोलो, और कुछ है? हाँ ऑन ही था ना। हाँ तो ये चीज़ तो बतानी थी। अब इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ जल्दी से। ये रूल याद रखना भाई, मैं यहाँ लिख देता हूँ। फर्स्ट ईयर मटेरियल कंज्यूम प्लस क्लोजिंग स्टॉक, सब्सीक्वेंट ईयर यूनिट्स प्रोड्यूस ले लो, और क्रेडिटर का बता रहा हूँ। हाँ क्रेडिटर का ही बता रहा हूँ। अज्यूम कर लो कि क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक। ऑल दिस फॉर क्रेडिटर, परचेज निकालने के लिए, परचेज निकालने के लिए करना है ये सब, ठीक है। बाकी में क्राइटेरिया सेम चलेगा। 1 मिनट देखो, बाकी में शुरू से अगर देखें अपन रिवीजन, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जितनी भी मटेरियल है इनटू उसका प्राइस इनटू मंथ अपॉन 12, वीक में है तो वीक।
फिर सेकंड नंबर पे WIP, उसमें मटेरियल पूरा, वेजेस ओवरहेड आधे, कल 40% बोला था तो 40%। फिर स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, फिनिश गुड में मटेरियल भी पूरा, वेजेस भी पूरी, ओवरहेड भी पूरा। एडमिन ओवरहेड लेने हैं क्योंकि ये हमेशा प्रोडक्शन से रिलेटेड मानता है, तो उसे हम COGS में लेंगे। और अगर हम ये मान रहे हैं कि वो कुछ स्पेसिफिक ही लिख दे कि वो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, तो फिर तुम लोग उसे मत लेना। नहीं तो ये तो हमेशा ले रहा है तो आप भी लेना। कौन से वाले? एडमिन वाले। COGS निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? इन सब में कॉस्ट शीट फॉलो करना, ओपनिंग WIP ऐड, क्लोजिंग WIP ऐड, ओपनिंग फिनिश गुड ऐड, क्लोजिंग, मतलब कॉस्ट शीट से चलना है इसको। COGS आ गया, प्लीज सामने देखते चलना। ये क्या निकलेगा हमारा? स्टॉक ऑफ WIP, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। उसके बाद डेटर कैश कॉस्ट से चलेंगे, तो जो ऊपर तक COGS आया है वो तो लेंगे ही लेंगे, उसमें डेप नहीं लेंगे हम, ठीक है, जब हम वर्किंग कैपिटल निकालेंगे। लेकिन कल क्या मरे ने प्रॉफिट एंड लॉस पूछ लिया तो पूरी कॉस्ट शीट बनानी पड़ी और उसमें डेप भी लेना पड़ा। लेकिन क्वेश्चन मेरे हिसाब से इसमें तुम्हें कॉस्ट शीट बनवा के क्या मिलेगा इसको, ठीक है, तुम वो चीज सब्जेक्ट पूरा एक अलग पढ़ के आए हो तो तुम्हें क्वेश्चन आएगा। पहली बात तो कम नंबर की है, 50 नंबर की है, तो 8 नंबर से बड़ा क्वेश्चन बनना नहीं है। तो तुम 1 मिनट के लिए सोचो कि 8 नंबर में तुमसे 2-2 चीज, पूरी कॉस्ट शीट बनवाए, प्रॉफिट एंड लॉस निकलवाए, फिर पूरी स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बनाए, जिसको मेरे करने में 1.5 घंटा लग जाए, ठीक है, तो उतनी लंबी कैलकुलेशन वो नहीं देगा। चैप्टर का नाम वर्किंग कैपिटल है तो मेरे हिसाब से वर्किंग कैपिटल ही पूछेगा। तो वो वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए हम लोग कॉस्ट शीट वर्किंग नोट में बना लेंगे जैसे हम लोगों को चाहिए। अब COGS आ जाएगा, COGS के बाद हम डेटर लेंगे तो डेटर कॉस्ट ऑफ सेल पे लेंगे। तो जो ऊपर COGS आया है उसमें वही फिनिश गुड ऐड होगा, फिनिश गुड का ओपनिंग ऐड, क्लोजिंग लेस कॉस्ट ऑफ सेल, और उसमें सेलिंग ओवरहेड भी ऐड हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या आ जाएगी? और हमेशा डेटर किस पे लेने हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कल इसने क्या करा? सेल दे रखी थी तो उसने डेटर भी किस पे ले लिए? सेल पे। लेकिन उसको लगा गलत हो जाएगा ये तो, इतने क्वेश्चनों में तो अपन कैश कॉस्ट ले रहे हैं, तो इसने फिर सेकंड मेथड करके वो भी डाल दिया कि कैसे निकालो? कैश कॉस्ट से भी निकाल लो। हम तो एक ही फॉलो करेंगे, हमेशा इसको किस पे निकालेंगे? कैश कॉस्ट। समझ गए? ये हो गया। इसके बाद क्या निकलेंगे? ये सारी फिर कैश हमेशा एक्चुअल लेते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस, अगर कोई खर्चा प्रीपेड चल रहा हो तो वो लेना है। ये सारे खर्चे हमने ऐड कर लिए, ठीक है। कल मैंने वो भी लॉजिक आपको बता दिया था कि प्रोविजन फॉर टैक्स अगर 70% प्रीपेड है तो बाकी का आउटस्टैंडिंग ही होगा, तो हम लोग 3000 पूरा ले लेंगे। 3000 रुपये हमें देने हैं। उसमें कोई मंथ की कैलकुलेशन नहीं करी मैंने, 1/12, 2/12, 3/12 क्यों नहीं करी वो भी कल बात हो गई, इसको साइड में रखो। फिर ये प्रीपेड एक्सपेंस, ये सारी चीजें ऐड करने के बाद करंट एसेट आएगी। करंट लायबिलिटी सबसे पहले लेंगे क्रेडिटर में परचेज पे लेते हैं, तो परचेज का रूल याद रखना। दूसरे नंबर पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आई। वो बोलता है सारे खर्चे 1 महीने आउटस्टैंडिंग है तो 1/12, आधे महीने आउटस्टैंडिंग 0.5/12, 2 महीने आउटस्टैंडिंग है 2/12। सारे खर्चे जो कॉस्ट शीट में आ रहे हैं एज इट इज उठा लो, मटेरियल को छोड़ के, क्योंकि मटेरियल के लिए क्रेडिटर होते हैं, बाकी खर्चों के लिए या तो वो आउटस्टैंडिंग होंगे या वो प्रीपेड होंगे। सारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और क्रेडिटर को ले लो, करंट लायबिलिटी आ जाएगी, ऊपर करंट एसेट आ जाएगी। करंट एसेट में करंट लायबिलिटी माइनस करोगे, क्या आ जाएगी? वर्किंग कैपिटल। कंटीजेंसी ऐड करने को बोले तो जोड़ दो। ये सब किससे चल रहा है? फोरकास्टिंग से। 90% क्वेश्चन सिर्फ किसके दे रखे हैं? फोरकास्टिंग के। इसके पहले ऑपरेटिंग साइकिल भी पढ़ा, वो भी पढ़ा, लेकिन उसका कोई भी क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन है बस, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 6, अनेजा लिमिटेड एक कमर्शियल बैंक चलाती है, फाइनेंसिंग के लिए अप्लाई किया। इनकी इंफॉर्मेशन में 1,04,000 कंप्लीटेड यूनिट्स है, 1,04,000 कंप्लीटेड यूनिट्स है और 4,000 यूनिट WIP में अटकी पड़ी है। कंप्लीटेड यूनिट कितनी है इनकी? 1,04,000। अब यहाँ यूनिट दे रखी है बराबर कि 1,04,000 यूनिट है, और WIP में कितनी यूनिट अटकी हुई है? 4,000। अब एक बात मेरी कान खोल के सुनना, जब इसने हमें ये बता ही दिया कि WIP में 4,000 यूनिट है, तो अब WIP के मंथ नहीं देगा ये कि WIP का आधा महीना, 1 महीना, क्योंकि यूनिट ही निकाल के दे दी कि 4,000 यूनिट किस में अटकी हुई है? WIP में। अब 4,000 यूनिट पे जितना मटेरियल लगा, जितनी वेजेस लगी, जितनी ओवरहेड लगी, मल्टीप्लाई करते ही सीधे क्या आ जाएगा? WIP। मंथ की कैलकुलेशन यहाँ नहीं होगी। इतना समझते हो तुम लोग बराबर? जैसे कल यही चीज वो हमें परसेंटेज में दे देता था कि 15% है, तो हम वो परसेंटेज में सीधे ले लेते थे, मंथ की कैलकुलेशन। आज इसने हमें यूनिट ही दे दी। जैसे कि अगर मान लो इधर देखो 1,04,000 है 12, और मैं कहता हूँ एक महीना हमारा WIP में रहता है यूनिट, तो इंटू 1, तो ये कितना आएगा? ये कुछ आएगा, जो भी आएगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इतनी यूनिट WIP में उलझी हुई है। अब वही यूनिट उसने दे दी है हमें, तो हमें यहां कुछ भी मंथ का नहीं करना। नेक्स्ट,
रॉ मटेरियल में 80 रुपये लगते हैं, वेजेस में 30 रुपये लगते हैं और ओवरहेड में 60, और उसमें डेप्रिसिएशन शामिल नहीं है। रॉ मटेरियल में 80, वेजेस में लगते हैं 30 और ओवरहेड में लगते हैं, टोटल कॉस्टिंग आती है हमारी 170 रुपये। कितने आती है? और सेलिंग प्राइस कितनी है? 30 रुपये का प्रॉफिट है। रॉ मटेरियल स्टॉक में 4 हफ्ते रहता है। कितने हफ्ते रहता है? इस बार कैलकुलेशन वीक में होगी। अच्छा एक बात और सुन लो, शायद पहले कभी बताई नहीं बताई, कि कुछ डेटा अगर वीक में हो और कुछ मंथ में हो तो या तो सारा वीक में लेना है या सारा मंथ में लेना है। बताई थी क्या ये बात पहले? याद रखना है ना। तो अगर इसमें भी ध्यान रखना, अगर कुछ वीक में हो कुछ मंथ में हो तो या तो सारा वीक में चलाना या सारा मंथ में चलाना। 4 हफ्ते तो हमारा रॉ मटेरियल में रहता है। WIP में 50% कन्वर्जन कॉस्ट में लगते हैं हमारे, ठीक है हुसैन? कॉस्टिंग में पढ़ाया जाता है कन्वर्जन कॉस्ट। क्या आता है कन्वर्जन कॉस्ट में? कॉस्टिंग में छोड़ो, AS2 में भी बताया था मैंने तुम्हें, वेजेस एंड ओवरहेड। 2 चीजें होती है, कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। AS2 में पढ़ाते हैं। कॉस्ट ऑफ परचेज में मटेरियल, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में वेजेस और ओवरहेड। तो भाई कह रहे हैं कि कन्वर्जन में 50% लगेगा, मतलब इधर वेजेस और ओवरहेड में कितना लेना है? मटेरियल पूरा लेना है। ये ना भी बोलता तो भी अपन यही करते हैं, ये रूल है कि हम लोग मटेरियल पूरा लेते हैं WIP में, वेजेस ओवरहेड प्रोसेस में आधे लेते हैं। नेक्स्ट, फिनिश गुड में हमारी 8000 यूनिट है। ये लो फिनिश गुड की भी यूनिट दे रखी है इसने। WIP की भी 4000 यूनिट थी और फिनिश गुड में हमारे पास कितनी पड़ी रहती है? 8000 यूनिट्स पड़ी रहती है। कितनी पड़ी रहती है? अब बच्चों मेरी बात सुनो, मटेरियल वेजेस भी पर यूनिट में है और ओवरहेड भी ओवरऑल 60 है। अब इसमें एडमिन कितने हैं, सेलिंग कितने हैं, ऐसे कोई नाटक नहीं है, तो मेरे को कॉस्ट शीट के बिना भी काम चल जाएगा मेरा। जैसे ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी करा है, ठीक है। लेकिन अभी फिर होता है सेलिंग ओवरहेड भी होते हैं, ये भी होता, फलाना भी होता, फिर ओपनिंग WIP ऐड होता, क्लोजिंग लेस होता, ओपनिंग फिनिश गुड ऐड होता, तो फिर मैं कॉस्ट शीट बनाता। यहाँ पे बिना उसके जहां तक काम चल सकेगा अपन चलाएंगे। पूछ ही ले कि बनाओ कल की तरह तो फिर अलग बात है। फिनिश गुड 8000 यूनिट होती है। सप्लायर मुझे 4 हफ्ते की क्रेडिट देता है और डेटर को मैं 8 हफ्ते देता हूं, तो क्रेडिटर का पीरियड है मेरा 4 हफ्ते और डेटर का पीरियड है मेरा 8 हफ्ते। एक बार पहले क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ो, इसमें लिखा हुआ है एंजेला लिमिटेड इज अ न्यूली फॉर्म्ड कंपनी। अरे अनेजा यार, अनेजा एक न्यूली फॉर्म्ड कंपनी है। क्या है ये? और इन्होंने फर्स्ट टाइम कमर्शियल बैंक को अप्लाई किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ठीक है, कि क्लोजिंग स्टॉक आप लोग ऐड करोगे और ओपनिंग स्टॉक को, क्योंकि है ही नहीं, जीरो मान के आप इस तरीके से परचेज की रिक्वायरमेंट निकालोगे। कौन सी रिक्वायरमेंट? परचेज की रिक्वायरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, अज्यूम दैट द प्रोडक्शन इज कैरीड ऑन थ्रू आउट द ईयर। प्रोडक्शन पूरे साल होगा, 52 हफ्ते हैं। ऑल द सेल्स आर ऑन क्रेडिट बेसिस। सारी सेल कैसे होती है? क्रेडिट बेसिस। कैश एट बैंक कितना है आपका? 25,000। कैश एट बैंक कितना है? 5,000। शुरू करें इसको। क्या पूछा है? अज्यूम दैट द प्रोडक्शन, कहाँ है? पहली लाइन, लास्ट लाइन। कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। सबसे पहले आएंगी क्या? करंट एसेट्स। उसमें सबसे पहले नंबर पे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्या आएगा? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब बच्चों मेरी बात सुनना, टोटल हमारी यूनिट 1,04,000 है, ऊपर लिखी हुई है, प्लस करके 4,000 अलग से भी लिखी हुई है। तो जो मैंने 1,04,000 यूनिट बनाई है वो पूरी है और 4,000 आधी है, तो मटेरियल तो इसमें भी लगा है और इसमें भी लगा है। तो मटेरियल की रिक्वायरमेंट में मैं टोटल लूंगा 1,08,000 यूनिट, और मटेरियल आता है मेरा कितने रुपए का? 80 रुपए। मटेरियल कितने हफ्ते पड़ा रहता है? मटेरियल का कितना है? 4/52। 6,64,615 ये आएगा, ठीक है। 1,04,000 यूनिट पहले की थी, ठीक है। अभी की कितनी यूनिट हुई? 4,000 जो WIP में लगी वो अलग, टोटल यूनिट हो गई कितनी? 1,08,000। और हमारी कितने हफ्ते उलझा रहता है हमारा माल कंजम्पशन में? 4 हफ्ते रॉ मटेरियल का स्टॉक हम हमेशा मेंटेन करते हैं। तो 4/52 ये आ गया आपका 6,64,815, ठीक है। इसमें सब चीज़ में कुछ ना कुछ अजम्पशन चलती है, तो एक बाद एक चेक भी करते रहना। 6,64,415।
ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट। अब स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के बाद आएगा आपका स्टॉक ऑफ WIP। 2 मिनट इधर देखना, सुनो। WIP की तो यूनिट ही पता है मुझे सीधे, तो 4000, और उसमें जो मटेरियल लगा है वो पूरा लगा है 80, और ओवरहेड वगैरह लगे हैं आधे, तो 30 और 60 90, और उसका भी 50%। ठीक है, तो ये तो हो गया 320, और ये हो गया 9 4 36, 3 60, तो आधा 1 80 और 3 20, टोटल हो गया कितना 5 लाख। चेक करते चलना। अब आएगा स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। अब बच्चों मेरी बात सुनो, फिनिश गुड में जब मैं चलता तो मैं यहाँ से चलता, कॉस्ट शीट अगर बनाता तो मटेरियल लेता, लेबर लेता, और फिर वही वाली सारे नाटक चलते। ओवरहेड में फिर इशू आता कि एडमिन वाले होते तो इधर आते, और सेलिंग वाले होते तो फिर वो डेटर में आते। यहाँ पे तो टोटली सिर्फ ओवरहेड दे रखे हैं, कुछ सेलिंग ओवरहेड एक बार पढ़ लो कि कुछ ऐसा गिवन है कि ओवरहेड कौन से हैं, कोई लाइन अपन से मिस हुई हो। सिर्फ ओवरहेड बोला था, और ये भी बोला था कि उसमें डेप्थ नहीं है, तो फिर वो फिनिश गुड में भी आएंगे पूरे ओवरहेड। 2 ऑप्शन बनते हैं मेरे पास, या तो पूरे लूँ या पूरे ना लूँ। ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं बनेगा कि इसमें से मान लूँ 10 रुपए के एडमिन के होंगे वो ले लूँ, 50 रुपए के सेलिंग के होंगे वो नहीं ले रहा। ठीक है, तो 2 ही ऑप्शन बनते हैं, तो पूरे लूँ या पूरे ना लूँ। ये मान के पूरे के पूरे सेलिंग है या पूरे के पूरे एडमिन है, तो एडमिन मान लेता हूँ और पूरे ले लेता हूँ। नहीं मानो तो पूरे ना भी ले सकते हैं, ये भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन फिर वही अजम्पशन डालो वो सारी बात। ठीक है, तो 60 रुपए के ओवरहेड है। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड की भी यूनिट है मेरे पास, टोटल 8000 यूनिट है, टोटल 8000 ही यूनिट है, और 170 रुपए का है। अब इसमें मैं कोई मंथ की या वीक की कैलकुलेशन को, क्योंकि यूनिट ही निकाल के दी उसने। अगर मैं टोटल लेता 1,08,000 यूनिट, फिर डिवाइड बाय 52 इंटू मंथ या इंटू वीक करता, तो जाके ये 8000 आते। लेकिन इसने तो मेरे को यूनिट ही दी है, तो 8000 इंटू 170 13,60,000 क्या आएगा? 13,60,000 है। ठीक है, अब इसने जो 13,60,000 निकाले ना, शायद इसने कॉस्ट शीट बनाई है, नहीं बनाई है? ठीक है, नहीं बनाई है, डायरेक्ट आ रही है। अब हम लोग करेंगे इसको डेटर। क्या निकालेंगे? डेटर। अब डेटर में भी कॉस्ट शीट बन भी सकती है या ओरली भी हो सकता है ये। ठीक है, ओरली कैसे हो सकता है मैं बताता हूँ तुम्हें। पहले देखो, अगर मैं कॉस्ट शीट बनाऊंगा, पहली बात तो ये सुनो कि डेटर चलेंगे कैश कॉस्ट कंसेप्ट से। कैश कॉस्ट में मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड, ये तीनों तो आएंगे ही आएंगे, प्रॉफिट नहीं आएगा बस। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या कि 1,04,000 यूनिट है, इंटू 170 कर दूं, और डेटर के मंथ है, इसमें कितने हैं, डेटर के वीक कितने हैं? 8 वीक है, तो 8 वीक से करके निकाल लूं। करो, 1,04,000 है, 1,04,000 को किससे करा तुमने? 170 से, फिर इंटू 8 डिवाइड बाय 52। ठीक है, कितना है? ठीक है, ये नहीं आएगा, लेकिन देखो डेटर कुछ और आएगा, 25,10,000 आएगा, तुम्हारा 27 लाख आ रहा है। हाँ, गलती ये कर दी हमने कि हमने 1,04,000 यूनिट ली, 4,000 यूनिट WIP में भी थी, तो मटेरियल तो उस पर भी लगा है, वेजेस तो उस पर भी लगी, ओवरहेड तो उस पर भी लगा है, तो टोटल कॉस्ट लेनी होती है पहली बात तो हमें। फिर जब हम कॉस्ट शीट बनाते हैं तो क्लोजिंग, अरे ओपनिंग फिनिश गुड ऐड होकर क्लोजिंग फिनिश गुड लेस भी होता है। तो यहां पे हम लोग जब ओपनिंग तो 0 ले लेंगे क्योंकि नहीं है, लेकिन क्लोजिंग को जब लेस करेंगे तो उसकी वजह से फर्क आएगा। इसीलिए तुम्हारा 27 आया और इसका शायद 25 के आसपास आ रहा है। 25 बराबर सुनना। अब जो बात मैं बोलूं मेरी तरफ देखो, ये कि यही रूल मैं यहाँ डेटर में भी बताऊंगा, 2 मिनट गौर से सुनना, नहीं तो गलती होंगी। ये बहुत स्टडी के बाद ये रूल मैंने डिसाइड किया कि ये इस तरीके से चलेगा और ये हर क्वेश्चन में लगेगा। ठीक है, MR अग्रवाल में तो ऐसे नाटक ही नहीं आते, उसके अंदर ये कभी डेटर की कैलकुलेशन में टोटल कॉस्ट लेता है, मंथ से डिवाइड करके कर लेता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या दिक्कत होगी सुन लो बराबर। अब इसमें भी देखो, इसके पहले 1-2 क्वेश्चन आए, उसमें हमने सीधी सेल की यूनिट ले ली, जितनी भी यूनिट थी वो ले ली, इंटू करा और मंथ अपॉन 12 कर लिया, आंसर आ गया। इसने भी ऐसे ही करा था,
कॉस्ट शीट वगैरह बनाई नहीं, ये तो कल से बना रहा है, ठीक है। तो उस समय पे वही वाला रूल लगा है कि जब एग्जिस्टिंग बिजनेस हो तो मैं ये मान सकता हूं कि जितना ओपनिंग होगा उतना ही क्लोजिंग है, तो ओपनिंग ऐड होगा और क्लोजिंग लेस होगा। तो जब ओपनिंग ऐड होके क्लोजिंग लेस होगा ना, तो सीओजी कॉस्ट ऑफ सेल्स उतनी आएगी जितनी ऊपर सीओजीएस आई थी हमारी। एडमिन सेलिंग ओवरहेड ऐड करने के बाद जो कॉस्ट आएगी ना, उस कॉस्ट में, सुन लो 2 मिनट, वापस से देखो, एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो मेरी सीओजीएस 25 लाख है, सेलिंग के ओवरहेड 5 लाख है, 25 में, यहां देख कार्तिक, 25 में 5 ऐड करूं तो 30 आता है। जब मैं इसको सीधे सीधे यूनिट से मल्टीप्लाई करूं तो ये भी वही आएगा। जब मैं यहां टोटल करूं और 30 लाख लिखूं और यूनिट को इनकी पर यूनिट से भी मल्टीप्लाई करूं तो भी वही आएगा। अब फर्क कहां पड़ता है कि जब हम कॉस्ट शीट बनाते हैं तो ओपनिंग फिनिश गुड ऐड होता है और क्लोजिंग फिनिश गुड लेस होता है कॉस्ट ऑफ सेल तक पहुंचने में। तो जब मैं अगर ये मान लूंगा कि जितना मेरा ओपनिंग स्टॉक है उतना ही मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, तो वहां जितना ऐड होगा उतना ही लेस होगा, तो कॉस्ट ऑफ सेल वही आएगी जो मैं यहां यूनिट को टोटल पर यूनिट से मल्टीप्लाई करने पे आएगा। दोनों में डिफरेंस नहीं आता। इसलिए इससे पहले 2 क्वेश्चन जो करे थे स्टार्टिंग के 1, 2, उसमें हम लोग सीधे मल्टीप्लाई कर लेते थे और ओपनिंग फिनिश गुड ऐड नहीं करते थे, क्लोजिंग फिनिश गुड लेस नहीं करते थे। लेकिन यहां तो फर्क आएगा क्योंकि यहां पे पहला साल है, पहले साल में ओपनिंग 0 होता है, तो जो ओपनिंग 0 है तो 0 ऐड कर रहा हूं और क्लोजिंग लेस कर रहा हूं, तो सिर्फ लेस हो रहा है, ऐड तो हो नहीं रहा, तो फर्क पड़ेगा। तो वहां पे हम लोगों को हमेशा क्या करना है, कॉस्ट शीट बनानी है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना। अब यहाँ पे कॉस्ट शीट बनेगी, कैसे बनेगी, जैसे बनती है वैसे बनेगी। सबसे पहले ले लो मटेरियल कितना है आपका, 1,08,000 यूनिट पे आपका मटेरियल लगा, कितना 80 रुपए का, कितना आएगा ये 1,04,000 माइनस 8,000 यूनिट्स। हाँ, तू डायरेक्ट उसमें से क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट हटा देगा, यही करेगा ना। हाँ ऐसे कर ले, ऐसे कर लो, मत बनाओ। मतलब मैं तुम्हें जो इतनी देर समझा रहा था वो बस इतना समझाना चाह रहा था कि ओपनिंग और क्लोजिंग के फर्क की वजह से मल्टीप्लिकेशन का फर्क है, और वो फर्क को मिटाने का तरीका क्या ढूंढ लिया हमने कि अगर नया बिजनेस है तो ओपनिंग होगा ही नहीं तो क्लोजिंग लेस होगा, ओपनिंग ऐड होगा ही नहीं तो चेंज आएगा। एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो मैं ये अजम्पशन ले सकता हूं कि ओपनिंग और क्लोजिंग सेम ही होंगे, तो जितना ऐड होगा उतना ही लेस होगा, तो मैं सीधा यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर लूं, मेरे को कुछ बनाने की या ऐड लेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो टोटल मेरे पास कितनी यूनिट थी, 1,08,000 है ना, उसमें से मेरी फिनिश गुड वाली यूनिट हटा दूं मैं, कितनी, ठीक है, और 1,04,000 और फिनिश गुड वाली 8,000 हटा दो तो कितनी बचेगी 96, और इनटू एक यूनिट कितने की है 170। और कितने महीने पड़ा रहता है, डेटर कितने महीने उलझे रहते हैं, 8 हफ्ते, सॉरी, तो 8/52, 25 लाख 10,000, ठीक है। 69। एक बार आंसर खोल लो और इसने वही चीज कॉस्ट शीट से करिए, देख लो। मटेरियल पूरा लिया, वेजेस पूरी ली, डेप को हटा के ओवरहेड पूरे लिए, फैक्ट्री कॉस्ट आई, WIP ओपनिंग वाला तो था ही नहीं तो क्लोजिंग वाला लेस करा, तो COGS आई 1,76,80,000। तुम यहीं से पता लगा सकते, पेज नंबर 9.139 पे है भाई, 9.139 पे, पीछे भाई, पीछे मनन प्रथम समझ में आ रहा है, खोल रखा है। अब 9.139 में आपकी जो कॉस्ट आई है ना 1,76,08,000, यही है ना, अरे 80,000, 1,76,80,000, इसको यहीं डिवाइड कर लो, पर यूनिट में वही 170 रुपये आएंगे, इसको डिवाइड कर लो तुम। वो ये 170 ही तो है, तो मैं यूनिट को इनसे मल्टीप्लाई करके क्यूमुलेट कर रहा हूं, क्यूमुलेट करके डिवाइड करके फिर वापस यूनिट में ही तो आएगा, तो यूनिट तो 170 रुपए में ही बननी है मेरी, तो वो 170 रुपए ही है। अब वो 170 रुपए इसने मल्टीप्लाई किया, बस फर्क किधर आ जाएगा कि आप ये 1,76,00,000 को डिवाइड करोगे 104 से, तो आपकी एक यूनिट कितने की बनेगी 170 की। 8,000 आपकी क्लोजिंग स्टॉक में है तो वो 8,000 हटानी है बस, तो 8,000 आपने 170 से मल्टीप्लाई किया तो आपका है 13,60,000, वही ऊपर वाला।
वही 13,60,000 हटा दूंगा मैं, तो जो बची हुई यूनिट है वो डेटर की है, मतलब वो सेल हुई है, तो वो सेल हुई है तो उस पर डेटर कैलकुलेट होंगे। अब यहीं पे अगर मैं ये अजम्पशन ले लेता कि 8,000 क्लोजिंग में और 8,000 ही ओपनिंग में होती, तो 8 ही ऐड होती और 8 ही लेस होती, तो फिर मैं 1,04,000 पे डेटर कैलकुलेट करता, जो मैंने इससे पहले 2-1 क्वेश्चनों में किया है। ये कंक्लूजन भूलना मत बस। हाँ बोलो। मैंने 1,04,000 ही तो ली, 4,000 WIP की तो अलग ही थी, ली का तो माइनस क्यों करूंगा, पागल हो गए हो तुम लोग। मैं 1,4 में 4 ऐड करके यहाँ टोटल लेता तो तुम नीचे 1,8 लेते, मैंने तो ली 1,4 है। कैसा सवाल पूछ रहे हो? WIP की क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है ना कॉस्ट शीट में से। हाँ तो वो कॉस्ट शीट में 1,08,000 यूनिट भी तो लेता है, ये भी तो देखो। क्या कर रहे हो तुम लोग? उसने मटेरियल 1,08,000 यूनिट का लिया है तो वो हटाएगा, मैंने लिया ही नहीं है तो हटाऊंगा भी क्यों? मैं तो 1,04,000, मैं तो 1,04,000 कम। एक बात बताओ, जो यूनिट सेल होती है वो कंप्लीटेड वाली सेल होती है कि अधूरी सेल होती है? 1,04,000 मेरी कंप्लीटेड यूनिट है, 4 तो अधूरी है, उसको तो लूंगा ही नहीं। 1,04,000 जो कंप्लीटेड है उसमें से भी 8 बची हुई है तो वो हटा दी मैंने, बाकी 96 सेल हो गई, तो डेटर सेल पे ही होते हैं, तो ये सेलिंग वाली यूनिट है मेरी। हाँ अपन 1,08,000 से चालू कर रहे हैं अपन रॉ मटेरियल से, उसके बाद अपन जो माइनस कर। एक बात बता बेटा, हर चीज को कॉम्प्लिकेटेड बनाना जरूरी है क्या? मैं कॉम्प्लिकेट नहीं बना रहा, एक डाउट है। हाँ बोलो। 1,08,000 से स्टार्ट करा अपन ने, उसके बाद नीचे जो अपन ने क्लोजिंग WIP लेस करा, आप बोलोगे 4,000 माइनस हो गया उसमें से, लेकिन वो जो ओवरहेड और वो जो वेजेस माइनस करे तो 50% ही माइनस हुई ना। ली भी 50% ही है। हाँ वो माइनस 50% ही हुई ना, तो फिर वो इफेक्ट कैसे सही हो रहा है? मैंने ली भी तो 50% है, उसमें उसने जो 50% वाली WIP की है ना वही ली है उसने, वो 50% ही तो ऐड करता है कॉस्ट शीट में। कल यही तो डिस्कशन चल रहा था कि ये पूरी लेता ही नहीं है, देखना वो 50% ही लेगा। देख डायरेक्ट वेजेस में उसने 60,000 ही लिए, कितने लिए? 60,000, जबकि तू अगर 4,000 WIP की यूनिट मान रहा है और 4,000 को 30 से मल्टीप्लाई करो तो 4 3 12 एक 20 होते हैं, लेकिन 50% के हिसाब से उसने 60,000 ही ऐड किया है। फिर ऐसे ही तू उधर ओवरहेड में आ, ओवरहेड तेरे कितने रुपए के हैं? 60 रुपए के हैं, तो 4,000 को 60 से करो तो 6 4 24, 240 होता है, आधा 1 20, उसने 1 20 ही लिया है, आधी लिए बेटा उसने। चलो आगे आओ, ये डेटर हो गया। अब मुझे बताओ कैश वैश गिवन है कितने गिवन है? कैश एट बैंक 25,000, तो कैश ले लो तुम्हारा कितना? 25,000। प्रीपेड एक्सपेंस है ऊपर देखो एक बार, मटेरियल लेबर ओवरहेड फिनिश गुड स्टॉक में रहता है, सप्लायर से इतनी क्रेडिट, डेटर की इतनी क्रेडिट, वेजेस में लैग होता है, ठीक है वेजेस में लैग होता है तो ये आउटस्टैंडिंग है। और अज्यूम दैट द प्रोडक्शन इवनली अक्रू होता है, तो मतलब प्रीपेड कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो टोटल कर लो इसको, टोटल और एक 50,60,000 385, ठीक है। ये जगह नहीं है, करंट लायबिलिटी इधर ले लेते हैं, करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी में हम लोग लेंगे सबसे पहले क्या? क्रेडिटर में वो बात मत भूलना, क्रेडिटर परचेज पे होते हैं, तो जितना भी मटेरियल है उसमें तुम वही क्लोजिंग स्टॉक ऐड करना, ओपनिंग लेस करना, लेकिन ओपनिंग है नहीं तो सिर्फ क्लोजिंग ऐड होगा, ठीक है। तो मेरा मटेरियल कितना है? कम हमारा निकालना पड़ेगा 1,08,000 इंटू 80, तो इस हिसाब से मेरा मटेरियल कितना है? 86,40,000 ये मेरा मटेरियल है। और ऐड इसमें जो क्लोजिंग स्टॉक है ऑफ मटेरियल, ये है मेरा कितना? 6,64,615, तो टोटल तो ये परचेज आएगी मेरी, क्या आएगी ये बेटा? ये इधर दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है, ये बॉक्स आधे नहीं दिख रहा है। हाँ तो इनको प्लस करो, 93 लाख 4,015 615 क्रेडिटर आ जाएंगे मेरे, क्रेडिटर तो यहीं ले लेता हूँ मैं। परचेज 93 लाख 4,615, कितने महीने के क्रेडिटर होते हैं? 4 हफ्ते के, तो 4/52 15,740, ठीक है। ये ऐड हो जाएंगे और लेस हो जाएंगे। और आउटस्टैंडिंग वेजेस और ओवरहेड दोनों आउटस्टैंडिंग है,
एक बार पढ़ो, लैग इन वेजेस, सिर्फ वेजेस आउटस्टैंडिंग है, तो वेजेस कितनी लगेगी तुम्हारी, ठीक है, जो टोटल वेजेस है, तो मेरी बात सुनो, वेजेस में से तो 1,04,000 इंटू 80, और जो WIP में लगी है वो मत भूल जाना, तो वो सॉरी वेजेस 30 रुपये, सॉरी, ठीक है, तो 1,04,000 इंटू 30 प्लस 4,000 इंटू 30 का 15%, मतलब 50%, तो 15 रुपये ले लेता हूँ इसको, है ना, हाफ करके, ठीक है, तो ये हाफ और ये वेजेस है, और ये मेरी उलझी रहती है कितने महीने, 1.5 हफ्ते, तो 1.5 डिवाइड बाय 52, 730 बताता हूँ, 1 मिनट, ये चेक करो, 91, और आपकी वर्किंग कैपिटल आ गई 8,07,741, 8,07,741, ठीक है, जो भी है माइनस करो, फिर इसमें से ये माइनस करो, ये करंट लायबिलिटी बी, करंट एसेट ए, तो वर्किंग कैपिटल आएगी ए माइनस बी, कितनी आएगी, 42,52,915। हाँ सुनो बेटा, ये जो वेजेस है ये लगी तो है ना, अब मैंने कल यही बताया तुम्हें कि ये बुक वाले जो 50% WIP में लेते हैं ना अपना एस्टिमेटेड, ये उसी को एक्चुअल मान के करता है, जबकि एक्चुअल में 4,000 यूनिट जो WIP है उसमें वेजेस पूरी लगी होगी, टाइमिंग डिफरेंस होगा कि पहले लगी फिर बाद में लगी, फिर पहले लगी बाद में लगी, टाइमिंग डिफरेंस होगा, लेकिन लगी होगी उसमें, ठीक है, लेकिन ये मानता है कि जो भैया हम लोग आधी ले रहे हैं वर्किंग कैपिटल में, क्योंकि ये स्टेटमेंट ही वर्किंग कैपिटल का बन रहा है, तो इसमें हम लोग जब आउटस्टैंडिंग ले तो वो भी उतनी ही ले जितनी हमने WIP में कंसीडर करी है, तो आधी ली इसने। अब तेरा सवाल ये है कि आधी ली कि ये है कि ली ही क्यों, आधी क्यों ली, यही है ना, और तेरा भी यही सवाल है कि आधी क्यों ली या ली क्यों, है ना, समझ आ गया ना, तो ये लोग यही मान के चलते हैं कि जो हम लोगों ने वेजेस यहाँ लिए उतना ही वेजेस हम लोगों को पे करना है, तो उतना ही पे करना है, तो उसी के हिसाब से ये स्टेटमेंट बना है। जबकि कल ये बात हुई थी कि लगी भले हमारी पूरी होगी, लेकिन अगर हम लोगों को आउटस्टैंडिंग निकालना है या कॉस्ट शीट भी बनानी होती है, यहाँ पे जो इसने कॉस्ट शीट भी बनाई है अभी, उसमें भी इसने वेजेस कितनी पकड़ी है, 60,000 ही पकड़ी है, जबकि 4,000 को 30 से मल्टीप्लाई करूँ तो 1,20,000 होता है, लेकिन इसने डायरेक्ट वेजेस में कितनी ली है, 60। तो ये रूल है भाई, अगर एक में होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, सब में हो रहा है तो फिर तो मतलब दिक्कत थी, सब में हो रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये सब में यही कर रहा है, ठीक है, कि जितनी वेजेस ओवरहेड WIP में आधी लगती है तो ये इंकर्ड भी उतनी ही मानता है, और जब आउटस्टैंडिंग निकालनी होती है तो उसी को लेकर चलता है ये, आधी कोई, बाकियों में पूरी, WIP में आधी। क्या निकालना होता है, आउटस्टैंडिंग जब भी निकालना होता है। क्लियर, आगे देखो 7th, पॉज कर दो इसको, 7th क्वेश्चन, मैनेजमेंट ऑफ ट्रक्स लिमिटेड इज प्लानिंग टू एक्सपेंड इट्स बिजनेस। भाई देखो, मैनेजमेंट ऑफ ट्रक्स लिमिटेड इज प्लानिंग टू एक्सपेंड, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं। क्या मैं इसको एग्जिस्टिंग मानूं कि न्यू मानूं, न्यू मानूं, एग्जिस्टिंग है ना, ये एग्जिस्टिंग है, तो यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग को मैं सेम मान के क्वेश्चन कर सकता हूँ। क्या मान के, ओपनिंग और क्लोजिंग को क्या मान सकता हूँ, सेम मान सकता हूँ। अब देखो, सेल इनकी डोमेस्टिक लेवल पे कितनी है, 18 लाख इंडिया में, और 1 महीने का क्रेडिट है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया था अपन ने, जिसमें सारी कॉस्ट दे रखी थी हम लोगों को, इलस्ट्रेशन में आया था ये क्वेश्चन। एक्सपोर्ट इसमें नई चीज़ है, एक्सपोर्ट कितने महीने की क्रेडिट पे होती है, तो भैया देखो मेरी बात सुनो, जब मैं डेटर निकालूंगा तो फिर दोनों के अलग अलग निकालने पड़ेंगे, क्योंकि डोमेस्टिक सेल में 1/12 लेना पड़ेगा और एक्सपोर्ट वाली सेल में 3/12 लेना पड़ेगा, और प्राइस भी कम हो रही है, से डोमेस्टिक वाली 10% कम में देते हैं हम उससे, तो दोनों के ठीक है, नॉर्मल सेलिंग प्राइस से 10% कम में देते हैं। हाँ, वैसे भी कैश कॉस्ट देते तो प्रॉफिट से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उससे पड़ेगा ना महीनों से, 1 महीना और 3 महीना। मटेरियल हमारा इतने का है, वेजेस हमारी इतने की है, और मटेरियल में दे रखा है 2 महीने की क्रेडिट, वेजेस 1.5 महीना लैग चलता है, मतलब आउटस्टैंडिंग है। मैन्युफैक्चरिंग भी 1 महीना लैग चलता है, मतलब आउटस्टैंडिंग है। एडमिन एक्सपेंस भी 1 महीना लैग चलता है, मतलब आउटस्टैंडिंग है। सेलिंग एक्सपेंस एडवांस चलते हैं, मतलब प्रीपेड है। कितना एडवांस चलते हैं, क्वार्टरली, मतलब 3/12। इनकम टैक्स 4 इंस्टॉलमेंट में देते हैं, तो ये 1/4 हो गया। इनकम टैक्स कैसे देते हैं,
पेएबल इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ विच 1 फॉल्स इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अब देखो हम क्वार्टरली देंगे तो अप्रैल में जून की तो अभी दे देंगे जुलाई में, जुलाई अगस्त सितंबर की दे देंगे अक्टूबर में, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर की दे देंगे जनवरी, लेकिन जनवरी फरवरी मार्च की देंगे अप्रैल में, तो ये अगले साल ड्यू करेगी। तो 4 महीने की ये भी प्रीपेड चलेगी, एक क्वार्टर की ये क्या चलेगी, प्रीपेड चलेगी। हाँ सॉरी, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पे करना है हम लोगों को, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग भी होगा ना इसका? किसका किसका आगे ले गया, तो सर ये एग्जिस्टिंग है ना, इसका पिछले साल का तो हर साल इनकम सेम होती होगी, स्टॉक की अजम्पशन यहाँ लगेगी क्या? अबे जैसे अपन स्टॉक में लेते हैं ऐसे अपन इनकम में लेंगे, इनकम टैक्स तो अलग होगा, पिछले साल का अलग होगा, इस साल का अलग होगा, इनकम टैक्स होगा ना पिछले साल का। दे रखा होगा तो अच्छी बात है, देख लो एक बार। जीपी का रेट आपका 20% है। अब एक प्रॉब्लम है इसमें, जीपी का रेट 20% है और सेल में 2 लोगों से अलग अलग कर रहा हूं, तो ये जीपी का रेट 20% है, ये डोमेस्टिक सेल पे है कि एक्सपोर्ट वाली सेल पे है? वेटेड एवरेज। ठीक है, दोनों पे ही होगा। दोनों पे होगा ना, तो दोनों पे 20% कैसे आएगा फिर वो? हाँ ठीक है, ये डोमेस्टिक पे होगा 20% तो ठीक है। अब आप कह रहे हो दोनों पे होगा, तो दोनों पे होगा तो फिर जो डोमेस्टिक की रेट है जब वो मैं इंटरनेशनल पे लगाने जाऊंगा तो फिर वो वापस 20 थोड़ी आएगी, क्योंकि जैसे एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, इसको बेची मैंने 100 रुपये में और इसको बेची मैंने 10% का मतलब 90 रुपये में। अब मैंने 100 पे कमाए 20 रुपये, तो इधर मैंने 20 रुपये कमाए, इधर मैंने 20 रुपये कमाए, 100 रुपये की चीज़ पे मैंने 20 रुपये कमाए। अब वही 20 रुपये अगर मैंने इधर कमाए हैं तो इधर मैं कमा ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ 100 की चीज़ मैंने 90 में दी है। तो अगर मैं कॉस्टिंग के हिसाब से चलूँ, सेलिंग प्राइस तो डिफर करती है, कॉस्ट तो एक ही जैसी रहती है, वही चीज़ मैं वहाँ दे रहा हूँ, वही चीज़ मैं यहाँ दे रहा हूँ, तो 100 में से अगर 20 रुपये की मैं जीपी हटा लूँ तो सीओजी कॉस्ट ऑफ सेल मेरी 80 है, इधर भी कॉस्ट मेरी 80 है। अब इधर 100 की चीज़ मैंने 90 में बेची है, तो 90 में से 80 जाएंगे तो इधर तो मेरा परसेंटेज 10 रुपये ही बचा। तो ये 20% इधर है, लेकिन वो चीज़ इधर नहीं है। क्या बात समझा पा रहा हूँ मैं आपको? एक बार फिर सुन लो, 100 रुपये की चीज़ अगर मैं तुम सबको बेचता हूँ तो 20% मैं कमाता हूँ, तो 100 में से अगर मेरे 20% कमा दूँ तो मेरे लगते हैं 80, तो वो 80 इधर भी लगते हैं और इधर भी लगते हैं। अब इधर तो मैं वो चीज़ 100 में बेच देता हूँ तो 20 ही बचता है, इधर वो चीज़ 100 से 10 रुपये कम में बेचता हूँ तो 90 में बेचता हूँ, तो जब मैं 90 में से 80 हटाऊंगा तो इधर मेरा मार्जिन 10 ही रुपये बचता है। तो वो 10 रुपये को जब मैं 90 से डिवाइड करूँ तो मेरा प्रॉफिट परसेंटेज चेंज हो जाएगा। इधर 20 रुपये को जब मैं 100 से डिवाइड करूँ तो वापस 20 आएगा, लेकिन इधर 10 को जब 90 से करूंगा तो ये मत बोलना कि दोनों में सेम है, दोनों में सेम नहीं है। ये 20% जीपी किस पे होगा? डोमेस्टिक पे होगा, इंटरनेशनल पे। ये तो इस पे और इस पे दोनों पे भी अगर मानेगा तो भी वो जीपी 20% का तो इस पे ही बैठेगा ना। अगर तू इस पे लेगा, इस पे ले ले, तो 20 रुपए का जीपी माने अपन, तो पहली बात तो मैं 100 रुपए की चीज 100 में बेच ही नहीं रहा, 10% का मेरे को डिस्काउंट है, तो 10% का डिस्काउंट हटा दो, तो कितने में बेच रहा हूँ? कितने में बेच रहा हूँ? 90 में। अब कितना जीपी है मेरा? 20%। 20% किस पे है? 100 पे क्या 90 पे? क्यों? वही तो पूछ रहा है वो, क्यों? तू बता। मैं तो बोलूँगी रेट ऑफ जीपी से कुछ और नहीं दे रखा, तो जनरल माने ना कि दोनों का मतलब टोटल क्यूमुलेटिव जो इफेक्ट आया वो 20% का है। ऐसे थोड़ी होगा। मतलब टोटल कितना ग्रॉस प्रॉफिट पेड नहीं दिखता, पर यूनिट के हिसाब से नहीं देखें, ग्रॉस प्रॉफिट जितना पेड नहीं दिखता है उसका टोटल सेल से डिवाइड करेंगे तो 20% आता है एवरेज वही जितना वेटेज है। देखने दे आगे, एक मिनट और कोई इन्फॉर्मेशन है। 20% रेट ऑफ जीपी है, इग्नोर डब्ल्यूआईपी, पाप कटा। डब्ल्यूआईपी को क्या करना है? इग्नोर, और डेप्रिसिएशन भी नहीं है इसमें। अब कंपनी कीप 1 मंथ स्टॉक, रॉ मटेरियल का 1 महीने का स्टॉक रखते हैं हम, और फिनिश गुड का भी 1 महीने का ही रखते हैं। और 2.5 लाख रुपए हम लोग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले रखी है ऑफ 75,000 नॉट येट यूटिलाइज, मतलब जिसमें से हमने 75,000 की अभी तक यूटिलाइज। ओवरड्राफ्ट तो करंट लाइबिलिटी होती है, तो इसको तो एज इट इज ले लेंगे। नेक्स्ट, कंपनी की द मैनेजमेंट इज ऑल्सो ओपिनियन दैट 10% मार्जिन कंटिजेंसी का, मतलब जो भी वर्किंग कैपिटल आएगी उसमें हम 10% कंटिजेंसी का ऐड करेंगे, एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल। अब देखो ये सेल वाली चीज़ के ऊपर अभी डिस्कस करेंगे जब पॉइंट आएगा। पहले अपन जो नॉर्मल चीज़ है जो इजीली निकल सकती है वो निकालते चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले क्या लेंगे हम? करंट एसेट।
पे सेम आ गया। अभी देख रहे हैं अपन लोग, यहाँ देखो सबसे पहले नंबर पे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इसमें कोई मगजमारी नहीं है, रॉ मटेरियल सीधा सीधा जाएगा, मटेरियल दे ही रखा है इनफैक्ट यूज कितना 6,75,000। अब है ना मेरी बात सुनो, आगे 2 महीने दे रखे हैं, वो क्रेडिटर के 2 महीने हैं, वो मत ले लेना, ये है स्टॉक के हमारे पास स्टॉक कितने महीने पड़ा रहता है वो पीरियड नीचे है। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल फिनिश गुड 1 मंथ का होता है, तो 1/12 तो कितना आएगा 56। नेक्स्ट WIP है नहीं तो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। अब फिनिश गुड में पूरी कॉस्ट आएगी तो यहाँ वर्किंग नोट बना लेते हैं, वर्किंग नोट 1। फिनिश गुड में एक तो मटेरियल आएगा 6,75,000, मटेरियल के बाद वेजेस है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, जल्दी जल्दी बताते जाना। वेजेस कितनी है 40,000, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितने 7,65,000। फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस की बात क्या है, एडमिन एक्सपेंस 1,80,000। फिर सेलिंग एक्सपेंस तो लेते नहीं है अपन, हालांकि एडमिन भी अपन फिनिश गुड में ये मान के ले रहे हैं कि ये प्रोडक्शन से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो टोटल 21,60,000, तो यहाँ आएगा 21,60,000। अब फिनिश गुड कितने महीने रहता है 1 महीने रहता है, तो 1/12 1,80,000। एक बार चेक करते चलना, सही है। 56,000 और 1,80,000, ठीक है। अब आएगी दिक्कत किसमें, सेल्स में, क्योंकि इधर देखो डेटर्स हम लोग लेते हैं किस पे, सेल पे, सुनना बराबर, और सेल दोनों की अलग अलग है, सेल दोनों की अलग अलग है। तो जो ये मेरी कॉस्ट है इसको ही मुझे अलग अलग करना पड़ेगा, एक सेल पे अलग, एक सेल पे अलग, क्योंकि एक 1 महीने की क्रेडिट पे और एक 3 महीने की क्रेडिट पे, कॉस्ट मेरी निकल चुकी है। अब ये कि यही कॉस्ट में मैं सेलिंग एक्सपेंस ऐड करता तो टोटल कॉस्ट आ जाती, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाती और 3/12 1/12 कर देता, लेकिन वो एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक की वजह से क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया हो गया। पहले कॉस्ट का टोटल कर लेते हैं, ये टोटल है, इसमें और जो कॉस्ट बाकी है वो भी ले लेते हैं क्योंकि सेल में सारी कॉस्ट आएगी। एडमिन के बाद बस क्या बाकी है, सेलिंग ओवरहेड, तो सेलिंग कॉस्ट ले लेते हैं, तो टोटल कॉस्ट आएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी 22,72,500 22,72,500। अब सुनना बराबर, अब वो गुत्थी जीपी, मैंने उस समय हम लोगों ने ये देखा कि भाई जीपी इस क्वेश्चन में काम भी आएगा कि नहीं आएगा। जैसे कि अगर इसमें डोमेस्टिक और इसका मसला ना होता तो जीपी, मेरे को एक क्वेश्चन ये पहले भी आया था इलस्ट्रेशन में, उसमें जीपी हमारे कोई काम ही नहीं आया था। जीपी का क्या करूंगा मैं, मेरे को तो कॉस्ट चाहिए, कॉस्ट तो आ गई थी इधर से, इधर की कॉस्ट इधर रखता, 1/12 2/12 करके निपटा देता। लेकिन क्या है कि इसमें कॉस्ट दे रखी है तो हम लोगों को उसे भी क्या करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करें अलग अलग, इसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि अगर मैं जीपी के मगजमारी में ना पढ़ूं, जीपी के, हाँ जीपी के मगजमारी में ना पढ़ूं तो कॉस्ट को सेल के ही रेशो में बांट दूं और कॉस्ट को सेल के रेशो में बांटकर मंथ में ले लूं, जो डोमेस्टिक सेल है उसको 3/12 कर लूं और जो एक्सपोर्ट है, सॉरी जो डोमेस्टिक सेल है उसको 1/12 कर लूं और जो है उसको 3/12, समझे क्या कह रहा हूं मैं। देखो ये टोटल खर्चे तो आ ही गए मेरे पास, खर्चों पे ही डेटर निकलते हैं। अब बस ये खर्चों को क्या करूं मैं कि मेरे पास डोमेस्टिक सेल भी है और एक्सपोर्ट की सेल भी है, तो दोनों का रेशो बना लूं, तो जिस हिसाब से सेल हुई है उसी हिसाब से कॉस्ट लगी होगी। तो जैसे ही सेल के रेशो में ये कॉस्ट निकल जाए तो उस कॉस्ट को इधर रख दूं मैं, और जो सेल 1 महीने की क्रेडिट पे हुई है उसको 1/12 कर दूं और जो 3 महीने की क्रेडिट पे हुई है उसे 3/12 कर दूं। कॉस्ट का बाइफर्केशन ही तो करना है, तो ऐसे हो जाएगा, उसमें जीपी का कोई काम ही नहीं पड़ेगा हमें, ठीक है। हो सकता है ऐसे करके देखो एक बार, इसका रेशो बनाओ। सेल देखो सेल कितनी है, 18 लाख और 8,10,000 टोटल करो, तो इसमें थोड़ा सा अलग चल रहे हैं अपन लोग, आंसर सेम आएगा लेकिन, ठीक है। आप लोगों को ये COGS तक दे रखी है, मैं इसको भी लेकर
इसी तरीके से कर लेता, लेकिन फिर 300-400 रुपए का फर्क आएगा बस। अभी पहले प्रॉब्लम समझ लेना, सॉल्यूशन बाद में। प्रॉब्लम ये हो रही है हमारे साथ कि हमारे पास जो कॉस्ट है वो क्यूमुलेटिव है। सेल हमने दो अलग सेक्टर में करी है, सेल अलग सेक्टर में भी करता तो चलता, लेकिन दोनों को क्रेडिट पीरियड भी अलग अलग दे रखी है। एक को क्रेडिट पीरियड 1 महीने की दी है और एक को क्रेडिट पीरियड 3 महीने की दी है। तो जिसको 1 महीने की दी है उसको 1 महीने के हिसाब से कैलकुलेशन होगी, 3 महीने के हिसाब से। तो ये प्रॉब्लम है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? एक सॉल्यूशन जो इसने बुक में दे रखा है कि सेलिंग प्राइस 100 मानो, जीपी 20% मानो, इधर का COGS 80 आ गया, इधर भी COGS 80 है, लेकिन इधर 100 रुपए की चीज में 10% कम में बेच रहा हूं तो 90 है, उस हिसाब से कैलकुलेशन करो। एक और सिंपल तरीका क्या है कि ये कॉस्ट है, ये सेल करने तक लगी है हमारी, तो जो कॉस्ट है उसको सेल के रेशो में बांट दो तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें दोनों को अलग अलग ही तो करना है। तो सेल का रेशो बनाओ। तो सेल का रेशो कैसे बनेगा? सेल्स रेशो वो कैसे बनेगा कि ये जो सेल है ये 18 लाख है और ये जो सेल है ये 8,10,000 है, लेकिन ये हमने 10% कम में बेची है, तो ये 90% की वैल्यू। तो पहले इक्विलेट करने के लिए इंटू 100 कर दो। तो अगर मैं इसको 100% पे देता तो ये 9 लाख होते और ये 18 लाख होते। पहले ये समझते हैं कि सर ये करना जरूरी था क्या? ये करना जरूरी था क्या? इसलिए जरूरी था ये करना कि हम लोग सामने वाले को कम में बेच रहे हैं, ये हमारा सेलिंग का लुकआउट है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो माल बनाने में हमारी कॉस्ट भी कम लगी होगी, उस माल को बनाने में कॉस्ट तो हमारी उतनी ही लगी होगी। वो तो बेच हम इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेंड करना चाहते हैं तो इसलिए कम में बेच रहे होंगे, या और भी कोई रीजन होगा पता नहीं, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि उसको कम में बेच रहे तो मेरी कॉस्टिंग भी कम लग रही होगी, क्योंकि एक जैसे प्रोडक्शन लाइन में आप दो कॉस्टिंग कभी नहीं निकाल सकते। एक ही कॉस्ट शीट बनती है, कॉस्ट तो एक ही आती है। तुम सबको पढ़ाने में मेरी कॉस्ट एक ही आ रही है। अब मैं किसी से फीस कम लूं ज्यादा लूं वो मेरा लुकआउट है, लेकिन ये तो मैं कह ही नहीं सकता कि इसको पढ़ाने में बहुत ज्यादा कॉस्ट लगी है और इसको पढ़ाने में बहुत कम कॉस्ट लगी है। कॉस्ट तो एक जैसी आएगी, ठीक है। अब देखो लगी है हालांकि तो अब कॉस्ट तो एक जैसी आएगी, तो कॉस्ट एक जैसी आएगी तो सेलिंग को भी एक जैसा बनाना पड़ेगा बिना डिस्काउंट वाला। तो बिना डिस्काउंट वाला सेल कितना होगा? डिवाइड बाय 90 × 100 तो 18 लाख और 9 लाख। इसको अगर मैं काटूं तो मेरा रेशो बनेगा 2:1। तो मैं COGS को 2:1 में बांट दूं, 21,60,000 का 2/3 और 21,60,000 का 1/3, 14 लाख और 7 लाख। अब 1 मिनट मेरी बात सुन लो, ये तो हो गया। अब अगर मैं ये कॉस्ट ले लूं, 1 मिनट पॉज कर दो जल्दी। अब 14,40,000 और 7,20,000। अब मेरी बात सुनो, COGS तक तो बंटवारा हो गया, सेलिंग को भी बांटना है, ये सेलिंग है। तो इसने क्या करा है, सेलिंग को तो नॉर्मल सेल के रेशो में ही बांटना पड़ेगा। 18 लाख और 8,10,000 इसने करा भी है, सेलिंग को अलग ही बांटा है, 18 लाख और 8,10,000। अगर हम इसको भी 2:1 में बांटते तो फिर हम दोनों को क्यूमुलेट करके ही बांट देते इसको, लेकिन क्योंकि इसको अलग बांटना था, इसको अलग बांटना था, इसे अलग पढ़ना पड़ेगा। तो इसको अब कैसे बांटूंगा मैं? इधर देखो, 1,12,500 इंटू 18 लाख है ना, तो इसको मैं 18 ले रहा हूं और 8 लाख को 8.1 ले, 18,10 है ना, 8,10 है मतलब, तो 8.1 ले रहा हूं, तो 18 और 8.1 26.1 और इसको 1,12,500 को 8.1 और 26.1, तो यू विल गेट 77,586 और इधर 34,914 या 5 4। अब इधर देखो, अब डेटर को बांटना है, तो डेटर में दो कॉस्ट आएगी, एक 14,40,000 और एक सेलिंग की 77,586 इनटू कितने महीने के डेटर है? ये डोमेस्टिक वाले हैं, डोमेस्टिक वाले हैं 1/12। फिर इंटरनेशनल वाले हैं 7,20,000 COGS और ये है 34,914 और ये 3 महीने की क्रेडिट पे है, तो 3/12 126,467 और ये 188,729। कैश वैश कुछ रखना है?
ऊपर बोला सेल हो गई, एक्सपोर्ट सेल हो गई, मटेरियल हो गया, ये सब वेजेस वगैरह आउटस्टैंडिंग है, सेलिंग एक्सपेंस एडवांस में है, तो ये भी लेने पड़ेंगे। प्रीपेड एक्सपेंस 1 2 3 और प्रीपेड एक्सपेंस 4। प्रीपेड एक्सपेंस कितने हैं टोटल? 1,12,500। कितने प्रीपेड है? 3 महीने के वाला 1/4 कितना आएगा? 28 कैश है कितना बोला है कैश? कहाँ है कैश? कंपनी गिव 1 मंथ बिलीव इन कीपिंग 2.5 लाख अवेलेबल टू इट इंक्लूडिंग ओवरड्राफ्ट। मतलब 2.5 लाख अपने पास रखना चाहते हैं हम, और उसमें से 75,000 का हम क्या लेना चाहते हैं? ओवरड्राफ्ट लेना चाहते हैं। ठीक है, तो वो ओवरड्राफ्ट हटा के या तो 175 नेट ले लो या 2.5 लेके 75 अलग ले लो। कैसे लिया इसने? 175 लिया है। समझ रहे हो क्या बोला मैंने? हमें 2.5 लाख रखना है अपने पास ऑन एन एवरेज कैश, जिसमें 75,000 की हम ओवरड्राफ्ट लिमिट ले लेते, तो वो 75 तो हमें वहां से मिल ही जाएगा। तो हमें हमारी तरफ से तो एक 75 कैश रखना पड़ेगा। तो या तो हम ग्रॉस कैश 2.5 लाख रुपए ले लूँ और नीचे ओवरड्राफ्ट 75 करंट लायबिलिटी मान लूँ, तो 2.5 लाख में से 75 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 175, या सीधे 175 ही ले लूँ। तो जो भी तुम करना चाहो कर सकते हो। तो यहाँ कैश इन हैंड 2.5 लेकर 75 माइनस कर सकते हो, या सीधे 1,75,000 भी ले सकते हो। ठीक है, कैश भी हो गया, टोटल कर लेना। ये टोटल ए आ गया, बी में नहीं कर रहा हूँ, बुक से नहीं। 7,54,571 754। ओवरड्राफ्ट में ये किया कि 2.5 लाख रुपए हमारे पास कैश रखना है हमें, उसने बोला इंक्लूडिंग ओवरड्राफ्ट लिमिट ऑफ 75। इसमें हमें 75,000 यूटिलाइज नहीं की लिमिट। अरे यही मतलब निकला उसका। 75,000 मैंने ओडी यूटिलाइज नहीं करी है, मतलब वो 75 मेरे को मिल सकते हैं ओडी से। तो मेरे को 2.5 लाख कैश मिलना है, रखना है। 75 मेरे पास ओडी अवेलेबल है यूज करने के लिए, तो मेरे को जो खुद से रखना पड़ेगा वो कितना रखना पड़ेगा? 1,75,000 तो बैंक दे रहा है ना मेरे को, तो मेरे को खुद से जो अवेलेबिलिटी ऑफ कैश है वो कितनी मेंटेन करनी है? 175। तो 175 ले लिया मैंने। इट्स जस्ट लाइक कि अभी मेरे को अर्जेंट 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ी, तो मैंने इससे बोला कि यार मेरे को 2 लाख रुपए की जरूरत है, 25 तो मेरे पास अभी पड़े हुए हैं, वो मैं यूज कर लूंगा, तो मेरे को 1,75 तू करवा दे जल्दी, कहीं से भी करवा सकती हूँ। तो ये वैसा है कि 2.5 लाख हमें जरूरत पड़ेगी कैश रखने की, लेकिन 75 हमारे पास ओडी अवेलेबल है, जब चाहूँ उसको निकाल सकता हूँ। चलो इसके बाद की पूरी पिक्चर बुक से देख लो, फटाफट, टाइम नहीं है। हाँ अब देखो इधर क्रेडिटर लूंगा मैं, ये तो सारे हो गए ऐड, प्लीज इधर देखो। अब क्रेडिटर लूंगा मैं और बाकी सारे खर्चे आउटस्टैंडिंग है मटेरियल को छोड़ के, तो क्रेडिटर किस पे लगेंगे? 675। अब ये एग्जिस्टिंग फर्म है तो इसमें वो रूल लग जाएगा, ओपनिंग एड क्लोजिंग लेस, लेकिन ओपनिंग और क्लोजिंग बराबर। तो उसके अंदर आप लोगों को 675 भी लोगे तो चलेगा, और 675 के ऊपर 1 महीना 2 महीना जितना भी है, कितने महीने? 1 महीना 2 महीना, तो 2/12 कर लो, 1,12,500 आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ देखो, उसके बाद वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग और एडमिन सब आउटस्टैंडिंग है। अब सबके अगर महीने एक हो तो अच्छी बात है, नहीं तो अलग अलग हो तो फिर अलग अलग करना पड़ेगा। सबके महीने अलग है, कितने हैं वेजेस के? कितने हैं? आधा महीना। तो लो 540.5 डिवाइड 12, उसका कितना है? मैन्युफैक्चरिंग का 1 महीना है, दोनों के 1 महीने तो साथ में ले सकते हैं। 765 1/12 180 1/12, 765 1/12 180 1/12 आ रहा है 63 और 15। ठीक है, और इनकम टैक्स पेएबल ले लेना, वो भी क्वार्टरली इन एडवांस था। क्वार्टरली आगे चल रहा है तो तुम्हारा 168 इंटू 3/12 कर लेना, 168 3/12 1/4 हो जाएगा। 1/4 कितना आएगा? 42,000। टोटल करंट लायबिलिटी आएगी 2,55,750, ये आई है 22 लाख, अरे सॉरी 7,50,000, उसमें से 2 माइनस कर देना आपकी। क्या बड़ा बोला ना कि एक फॉल्स इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, उससे कोई मतलब नहीं है ना, वो क्वार्टरली लिया ना हमने उसको आउटस्टैंडिंग मान के। 4 इंस्टॉलमेंट्स में देनी है, एक अगले साल देनी है। आउटस्टैंडिंग हुआ ना 1 क्वार्टर, ये मतलब हुआ ना इसका। कोई दिक्कत? आगे देखेंगे कल। अब बंद कर दो भाई। एक क्वेश्चन